सबके आगे बढ़े कदम। जीवन पुष्प चढ़ाने निकले माता के चरणों में हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। राष्ट्र गौरव के इस एपिसोड में हम बातचीत करने वाले हैं कैसे भारत के गौरव को, भारत के पुरुषार्थ को, भारत की कर्मशीलता को, भारत की संस्कृति को, भारत के सभ्यता को, भारत के कल्चर को नष्ट करके विदेशी कंपनियां भारत को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं। और इन विदेशी कंपनियों में जो सबसे अधिक आक्रामक तरीके से भारत के ऊपर आक्रमण कर रही है वह है चाइना। चाइना के बारे में पिछले 2 एपिसोड में हमने बातचीत की थी कि किस प्रकार से ब्रिटेन ने चीन को अफीम के युद्ध में हराकर चीन के करोड़ों लोगों को अफीमची बनाकर 150 सालों तक, लगभग 150 सालों तक अपना गुलाम बनाकर रखा। इतने बड़े चीन को, जिसको ड्रैगन कहा जाता है, उसको मात्र कुछ युद्धपोत भेजकर, कुछ 100 सैनिक भेजकर कुछ घंटों में चीन को घुटनों के ऊपर ला दिया और मनमाने तरीके से एक गैर बराबरी की संधि, पूरे इतिहास में, पूरी दुनिया में ऐसी कोई संधि की चर्चा नहीं मिलती जहां 2 देशों के बीच में संधि हुई हो और इतनी अपमानजनक संधि हुई हो। वो संधि की, हांगकांग के ऊपर अपना कब्जा किया, चीन के काफी सारे हिस्से में कब्जा किया, अफीम जबरदस्ती बेची, चीन को लूटने का काम किया, जो इंग्लैंड ने उस समय चीन के साथ किया। आज चीन एक साम्राज्यवादी शक्ति बनते हुए पूरी दुनिया के साथ वो कर रहा है। चीन अपने सॉफ्टवेयर की मदद से, अपने हार्डवेयर की मदद से पूरी दुनिया के अंदर अपनी डेट डिप्लोमेसी से, अपनी चेक डिप्लोमेसी से, अपने कर्ज के जाल में छोटे छोटे देशों को फंसा रहा है। इसके साथ साथ चीन अपने सॉफ्टवेयर के माध्यम से, अपनी टेलीकम्युनिकेशन की कंपनियों के माध्यम से डे टू डे की, रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली, सुबह उठते ही जिस अलार्म के ऊपर हमारा हाथ जाता है, उस अलार्म क्लॉक से लेकर रात को सोते हुए इस पूरे दिन में, उठने से लेकर ब्रश के होल्डर से लेकर, प्लास्टिक से लेकर, ऑफिस में जाते हैं तो कार की की रिंग से लेकर, एयर प्यूरीफायर से लेकर, स्टीरियो से लेकर, उसके अंदर के पेन ड्राइव से लेकर, उसके सीट के कवर से लेकर, जाने ऐसी कितनी चीजें हैं जिनके माध्यम से चीन हमारे अंदर घुसा हुआ है। तो चीन कैसे आर्थिक तौर पर भारत को गुलाम बना रहा है, और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक गुलामी के साथ साथ एक जो भयंकर गुलामी हमारे देश के सामने आ रही है वह गुलामी है मानसिक गुलामी। चीन जो जैसे वह अफीम की पिनक में रहा, वैसे ही अफीम की पिनक में भारत को डालना चाहता है, भारत को डुबोना चाहता है। और भारत के लोगों को अफीम में डुबोने के लिए चीन ने षड्यंत्र रचा है अपनी एप्लीकेशन का। पुराने जमाने में हम जो मायाजाल नाम का एक शब्द सुनते थे कि मायाजाल में एक आभासी दुनिया होती है और उस आभासी दुनिया को ही, मायाजाल में फंसा व्यक्ति उसी को सच मान लेता है जबकि वो सच होता नहीं है। ठीक वैसी ही आभासी दुनिया, मायाजाल हमारे देश के अंदर, पूरी दुनिया में, भारत के अंदर 60 करोड़ युवा हैं, उन युवाओं के सामने चाइना ने खड़ा कर दिया है। इस आभासी मायाजाल में हमारे देश के 60 करोड़ युवा, जिनके पास 120 करोड़ युवा हाथ हैं, जो पूरी दुनिया में सबसे अधिक जवान देश है, जवान मस्तिष्क है, उसके अंदर क्रिएटिविटी है, उसके अंदर सृजनात्मकता है, उसके अंदर रचना धर्मिता है, रचनाशीलता है, जिसके अंदर इनोवेशन है, जो रिसर्च कर सकता है, जो काम कर सकता है, जो प्रोडक्शन कर सकता है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है, जो देश को अपने मजबूत बाजुओं के ऊपर उठाकर दुनिया का विश्वगुरु बना सकता है। ऐसे युवाओं को तोड़ने के लिए, इनके मोरल को डाउन करने के लिए, इनको पोर्नोग्राफी के अंदर फंसाने का काम चाइना कर रहा है। इन युवाओं के मोरल को तोड़ने के लिए, कल्चर को तोड़ने के लिए, पुरुषार्थ की भावना, कर्म की भावना, मेहनत की भावना, मेहनत करने की आदत को खत्म करने के लिए चीन टिकटॉक के माध्यम से, पबजी के माध्यम से, पोर्नोग्राफी के माध्यम से, हजारों एप्लीकेशन के माध्यम से देश के युवाओं को, उसमें बहनें और भाई, महिलाएं और पुरुष सब शामिल हैं, उनके अंदर कर्म करने की भावना को नष्ट कर रहा है। अगर हम केवल टिकटॉक की बात करें तो आज भारत में टिकटॉक के लगभग 60 करोड़ यूजर्स हैं
और ये जो 60 करोड़ टिकटॉक के यूजर हैं, ये हर दिन, एक रिसर्च कहती है कि 52 मिनट हर दिन एक टिकटॉक का यूजर इंटरनेट के ऊपर टिकटॉक देखते हुए स्पेंड करता है। इसको 60 करोड़ यूजर्स को यदि 52 मिनट से हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन बैठती है 50 करोड़ घंटे, 50 करोड़ वर्किंग आवर्स, 50 करोड़ घंटों की मैन पावर, 50 करोड़ ऐसे घंटे जिससे कुछ भी काम हो सकता है। ये 50 करोड़ घंटे रोज भारत के नष्ट हो रहे हैं। इस टिकटॉक से ये जो 50 करोड़ घंटे भारत के नष्ट हो रहे हैं, इसकी कीमत कितनी है? देखिए, किसी भी देश की, किसी भी कार्य की, किसी भी कार्य के मूल्यांकन की, किसी अर्थव्यवस्था की, किसी भी कार्य की कीमत की, किसी सर्विस की कीमत की मूल्यांकन उसके अंदर ये इस चीज से किया जाता है कि इसके अंदर क्या इनोवेशन लगी है, इसके अंदर क्या टेक्नोलॉजी लगी है। और जो सबसे अधिक जो कैलकुलेशन की जाती है सामान्य तौर पर वो वर्किंग आवर्स से की जाती है। विदेशों में जो भुगतान होता है वो वर्किंग आवर्स के आधार पर होता है कि एक दिन आपने 7 घंटे 8 घंटे काम किया, वीक में आपने 40 आवर्स काम किया तो आपको ये पेमेंट मिलेगी। जो लेबर दी जाती है, जो पेमेंट दी जाती है, वो वर्किंग आवर्स के नाम से दी जाती है। वो वर्किंग आवर्स की कीमत कम ज्यादा हो सकती है, तो समय की कीमत अपने देश में, अपनी संस्कृति में सबसे अधिक माना गया है। पूज्य स्वामी जी महाराज रोज आस्था टीवी के ऊपर हमें बताते हैं, सिखाते हैं कि वेद में कहा गया है अकर्मा दस्यु, अर्थात जो कर्म नहीं करता वो दस्यु है, वो राक्षस है, वो डाकू है, वो अपराधी है, वो क्रिमिनल है। ये हमारे वेद का आदेश है। क्यों? क्योंकि कोई भी समाज, कोई राष्ट्र, कोई सभ्यता, कोई संस्कृति, कोई परिवार, कोई समाज तभी खड़ा रह पाता है जब उस समाज में रहने वाले लोग अपने दायित्वों का, अपने सामाजिक, अपने राष्ट्रीय, अपने व्यक्तिगत, अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं। जैसे शराब का नशा काम करता है, जैसे चरस का नशा काम करता है, जैसे कोकीन का नशा काम करता है, जैसे हीरोइन का नशा काम करता है, वैसे ही नशा, शराब के नशे से भी 1000 गुना ज्यादा खतरनाक नशा ये टिकटॉक का और पबजी का, जो चाइना ने हमारे 60 करोड़ यूजर्स के माइंड के अंदर डाल दिया। मोबाइल चीन का है, लेकिन मोबाइल के अंदर से माया जाल चीन के अंदर से, हम बैठे यहां पर है, युवा यहां पर है, लेकिन उसको ऑपरेट करने का काम चाइना कर रहा है। तो ये 50 करोड़ घंटे, इन 50 करोड़ घंटों की कीमत कितनी है आप अंदाजा लगा लीजिए। तो एक युवा के 1 घंटे की कीमत, यदि वो खुद का काम करे या वो कहीं कोई सृजनात्मक काम करे, कोई काम के अंदर कोई स्किल्ड, कोई कौशल सीख कर यदि वो उसके अनुसार कोई उत्पादन करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है, यदि कोई सर्विस देता है, तो उस 1 घंटे की कीमत लगभग 200 रुपए इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ये मानी जाती है कि ये मैन आवर्स की ये कीमत है। अलग अलग देशों में मुद्रा के अनुसार थोड़ा बहुत इसमें फर्क पड़ता है। तो 200 रुपए हम मानते हैं, तो रोज की, अगर प्रति घंटे की हम कॉस्ट माने तो रोज की जो ये कॉस्ट पड़ती है 10,000 करोड़ रुपए की पड़ती है। 10,000 करोड़ अपने यहाँ नॉर्थ ईस्ट के जो छोटे छोटे राज्य हैं ना, उनके पूरे साल का बजट होता है। अब इसको मैं 200 रुपए नहीं मानता हूँ। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि उनमें से कुछ लोग तो ऐसे हैं जो निठल्ले हैं, जो कुछ काम करना नहीं जानते, जिनके पास कोई काम करने के लिए हुनर नहीं है। तो मैं आपकी बात मानता हूँ, आप इसको 100 रुपए मान लीजिए। 100 रुपए प्रति घंटा भी यदि इसकी कीमत मानी जाए तो ये 5,000 करोड़ रुपए प्रतिदिन बनता है। और इसको यदि आप साल में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रतिदिन 5,000 करोड़ है, इसको आप सालों में पूरे, अगर हम 365 दिन की बात करें तो ये कीमत बनती है लगभग 20 लाख करोड़ रुपए। और ये 20 लाख करोड़ रुपए की कीमत कितनी है, जो केवल टिकटॉक के ऊपर हमारे युवा खाली रहकर गुजार देते हैं। वो खाली यदि 50 करोड़ घंटे प्रतिदिन के हम उसको किसी भी तरीके का रोजगार में लगा दें, काम करने में लगा दें, कर्मशीलता में लगा दें, उद्यमशीलता में लगा दें, किसी भी प्रकार के प्रोडक्शन में लगा दें, किसी इनोवेशन में लगा दें, किसी भी प्रकार के प्रोडक्टिव काम में लगा दें, तो उसकी कीमत कम से कम 5,000 करोड़ रुपया प्रतिदिन और 1 साल का 20 लाख करोड़ रुपए है। मैं भारत सरकार के बजट की बात करूं तो आज भारत सरकार का बजट लगभग 27-28 लाख करोड़ रुपए है। 27-28 लाख करोड़ रुपए के बजट में अगर 20 लाख करोड़ रुपए केवल एक एप्लीकेशन के, उस बजट के हिंदुस्तान के लगभग 70% के बराबर यदि एक एप्लीकेशन की कीमत के बराबर में युवा चुका रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए भारत का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। इन 50 करोड़ घंटों में क्या किया जा सकता है? इस 50 करोड़ घंटों में आप अंदाजा लगाइए, इन 50 करोड़ घंटों में यदि ये 60 करोड़ यूजर्स इन 50 करोड़ घंटों में देश की सफाई करें, तो 6 महीने के अंदर अपना भारत पूरी दुनिया का सबसे स्वच्छ देश बन सकता है।
इन 50 करोड़ घंटों का प्रयोग प्रतिदिन का यदि ये देश के लोग पेड़ लगाने में करें और पेड़ लगाकर उनको पानी देने में करें तो अपने देश के अंदर कई अरब पेड़ प्रति महीने लगाए जा सकते हैं। ये 50 करोड़ लोग, इनको सबको लगाने के लिए पेड़ नहीं मिले, काम नहीं मिले, गांव में रहते हैं, रुई मिलती है ना। महात्मा गांधी ने जो स्वदेशी का नारा दिया कि हम अपना वस्त्र बनाएंगे और कुछ नहीं तो खाली हैं, तो खाली महिलाओं को लगाया कि वो खाली रहते रहते सूत काटने का काम करेंगी, रुई काटने का काम करेंगी। तो वो सूत काटें तो ये 50 करोड़ घंटों में यदि सूत काटा जाए तो हमें किसी मिल की आवश्यकता पड़ने वाली नहीं है। ये 50 करोड़ घंटों में सूत काट कर हम पूरी दुनिया को कपड़े पहना सकते हैं। इतना सूत काट सकते हैं कि पूरी पृथ्वी को के ऊपर हम कपड़ा फिरा सके, पूरी पृथ्वी को सूत के धागों से लपेट सके, ऐसा हम सूत काट सकते हैं। बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के काम में ये युवा लग जाएं तो बंजर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। ये 50 करोड़ घंटों का प्रयोग हमारे ये युवा यदि चाइनीज एप्लीकेशन को छोड़कर हमारे देश के अनपढ़ लोगों को पढ़ाने में लग जाएं तो पूरा देश 1 साल के अंदर साक्षर बन जाता है। और ये 20 लाख करोड़ रुपए कितने हैं आप अंदाजा लगा लीजिए कि 1 साल के अंदर ये इतना बड़ा नुकसान है कि 1 साल के अंदर यदि इस पैसे को बचाया जाए और वे 20 लाख करोड़ रुपया हर गांव को 1 साल में बराबर बराबर बांटा जाए तो हर गांव के हिस्से में, अपने देश में 6,38,365 गांव हैं, हर गांव में ये बांटे जाएं तो हर गांव को हर साल 3 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। 3 करोड़ रुपयों में गांव के अंदर बहुत अच्छा हॉस्पिटल बन सकता है। 3 करोड़ रुपए में गांव की सारी सड़कें अच्छी बन सकती हैं। 3 करोड़ रुपए में गांव के अंदर कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बन सकता है। अगर 10 गांवों को मिला दिया जाए, 15 गांवों को मिला दिया जाए तो 30 से 50 करोड़ में कोई मेडिकल कॉलेज बन सकता है। इन 3 करोड़ रुपए से गांव के अंदर शिक्षा का स्तर ऊपर हो सकता है, गांव पूरा मॉडिफाई हो सकता है, गांव के अंदर बांध बनाए जा सकते हैं, गांव के अंदर बंजर जमीन को ठीक किया जा सकता है। मतलब क्या है कि अपना भारत और अपने भारत के युवा यदि अपनी शक्ति को, अपने पुरुषार्थ को पहचान ले तो अपना भारत कम नहीं है। पूरी दुनिया में जापान के सामने समस्या है कि जापान बूढ़ा हो रहा है। चीन के सामने समस्या है कि चीन में 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण अब चीन के अंदर युवा नहीं है, बच्चे नहीं हैं, जवान हाथ नहीं है। जापान बूढ़ा हो रहा है तो बूढ़े लोगों की सेवा करने के लिए जापानी लोगों को एक जवान आदमी को सेवा में रखना पड़ता है। प्रोडक्टिव हाथ नहीं है, ताकतवर हाथ नहीं है, कुछ करने के लायक हाथ नहीं है, सब ऑटोमेशन पे जा रहा है। तो भारत के अंदर ये ताकत है, ये ताकत है 60 करोड़ युवाओं की, जिनके मस्तिष्क जवान है, जिनकी नसें फौलाद जैसी हैं, जो यदि योग करें, यदि फुटबॉल खेलें, यदि व्यायाम करें, अखाड़ा खेलें तो पूरी भारत की शक्ति को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। जिनके जो जवान हाथ है, जिनको काम दे दिया जाए और वो काम करें, उनके ब्रेन की प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाए तो भारत पूरी दुनिया का, जैसे 1750 तक था, 1750 तक पूरी दुनिया की ग्लोबल जीडीपी के अंदर, ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर भारत का योगदान 25% से अधिक था। आज की बात करें तो आज केवल 2 से 3% है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का योगदान। तो ये 25% योगदान तो उस समय था जब हमारा देश की आबादी कोई 10, 15, 20, 5, 7, 10 करोड़ होती होगी। आज यदि हमारे पास 60 करोड़ जवान हाथ हैं तो हम ग्लोबल इकोनॉमी में 25%, 30% की चाइना से अधिक हिस्सेदारी रख सकते हैं। इनोवेशन करें, यदि 50 करोड़ लोगों में से हर 1 करोड़ में से एक व्यक्ति भी कोई पेटेंट करवाए, कोई नई रिसर्च करे तो अपने देश के अंदर जो आज रिसर्च हो रही है वो रिसर्च 1000 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है, इनोवेशन हो सकती है। तो ये टिकटॉक कर रहा है, ये नशा ऐसा फैला रहा है, वासना ऐसी फैला रहा है। ये चाइनीज एप्लीकेशन, कुछ भी खोलें यूट्यूब के ऊपर तो वीडियो आ जाएगा। वीडियो में क्या आएगा? वीडियो में ये आएगा कि आप ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे तो आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, आपको कोई बॉयफ्रेंड मिल जाएगा। गर्लफ्रेंड जो आपको मिलेगी वो आपसे रात भर बात करेगी, वो कपड़े उतार देगी बात करते करते। आप ये बात करोगे तो आपको ये गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, तो आप उससे ये कर पाएंगे। एक तरीके से युवाओं के दिमाग के अंदर नशे के साथ साथ वासना और वासना के साथ साथ हिंसा भरने का काम ये चाइनीज एप्लीकेशन कर रही हैं। अब यदि इस चाइनीज एप्लीकेशन के जाल को युवाओं को जगाकर काट दिया जाए और भारत के अंदर उन युवाओं को योग के अंदर, ध्यान के अंदर लगा दिया जाए तो वो युवा बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लेकर दूसरी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये रिसर्च हुआ है कि ये जो 12-13 साल से लेकर 22-23 साल की ये जो उम्र है ना, इस उम्र के अंदर पूरी
आगे की जिंदगी की लाइफलाइन तय होती है, उसके फुटप्रिंट इस लाइफ में बनते हैं। इस उम्र के यदि युवा ये टिकटॉक, पबजी जैसी एप्लीकेशन या गेम खेलते हैं तो उनका केवल आज का समय बर्बाद नहीं हो रहा, उनका आने वाला भी सारा समय बर्बाद हो जाता है। और एक साल में ओप्पो, वीवो, शियोमी, जियोनी, एमआई ये सारी कंपनियां इस गेम के साथ साथ कमाई करती हैं, एड की कमाई करती हैं। मैंने बताया था कि ये टिकटॉक नाम की कंपनी 56,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और 56,000 करोड़ रुपए में से लगभग इसके 60% यूजर केवल भारत के हैं और भारत के यूजर से ये टिकटॉक नाम की कंपनी हर साल लगभग 40,000 करोड़ रुपए चुराती है। ये पबजी और टिकटॉक ये केवल युवाओं को नकारा और निकम्मा नहीं बनाती, अपने देश के अंदर जहां जहां जिस जिस मोबाइल में ये एप्लीकेशन डाउनलोड है वहां से जासूसी करने का काम भी ये एप्लीकेशन करती हैं। हमारी डीआरडीओ ने, हमारी टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, सीआईएफ ने, सीआरपीएफ ने, हमारी सेना के हेडक्वार्टर ने सेना के जवानों के लिए बार बार ये डायरेक्शंस जारी की हैं कि चाइनीज एप्लीकेशन को कोई भी जवान अपने मोबाइल में डाउनलोड ना करे। क्यों? क्योंकि चाइनीज एप्लीकेशन अपने आप बाय डिफॉल्ट माइक की परमिशन ले लेती हैं, कैमरे की परमिशन ले लेती हैं और हमारी ट्रुप्स की, हमारी सेना की, हमारी डीआरडीओ की, हमारी न्यूक्लियर प्रोग्राम की, हमारे स्पेस प्रोग्राम की सारी जानकारियां चोरी करने का काम भी एप्लीकेशन कर रही हैं। और ये एप्लीकेशन इतनी खतरनाक है, कंपनी चाइनीज, अभी सॉफ्टवेयर गूगल का जैसे एंड्रॉयड है वैसे ही ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी चाइना बना रहा है, एप्लीकेशन भी चाइना की। मतलब अभी चाइना का आप यदि कोई फोन खरीदते हैं, यदि कोई फोन चाइना का बना हुआ है तो उस फोन के अंदर ये सारी एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट अपलोडेड आती हैं। आप 1000 बार कोशिश करें कि आप इन एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट कर दें, अनइंस्टॉल कर दें, तो चाहकर भी आप इन एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि ये बाय फोर्स इंस्टॉल होती हैं और जब ये बाय फोर्स इंस्टॉल होती हैं तो आपके मोबाइल का, आपके कैमरे का सारा एक्सेस इनके पास होता है। आपको पता नहीं लगेगा, आपका कैमरा ऑन हो जाएगा, सब रिकॉर्ड कर लेगा। आपने फोन ऑफ किया हुआ है, आपका माइक चलता रहेगा, मैं जो यहां से बोल रहा हूं आप तक तो मेरी बात बाद में पहुंचेगी, सर्वर से होती हुई चाइना के पास पहले पहुंच जाएगी। अभी भारत के अंदर आपने देखा होगा कि भारत और चीन के बॉर्डर के ऊपर टेंशन चल रही है। तो इस टेंशन का मूल कारण क्या है? मूल कारण यह है कि भारत ने पीओके, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद का मौसम दिखाना शुरू किया और जैसे ही मौसम दिखाना शुरू किया तो भारत की योजना थी कि पीओके को पाकिस्तान के चुंगल से बचाया जाए, उसको आज़ाद करवाया जाए, संविधान और डेमोक्रेसी का राज वहां पर हो। तो उस सारी चीज़ों की लीक हो सकता है, कोई योजना भारत की जो गुप्त योजनाएं हैं वो वहां से गई हो और वो योजनाएं वहां से जाने के बाद चाइना ने, ताकि पीओके उसके हाथ से ना निकले, उसने बॉर्डर के ऊपर टेंशन पैदा की हो। तो ये जासूसी करने का काम ये सारी एप्लीकेशन करते हैं। 6 महीने में टिकटॉक अपना गुलाम बना लेता है। टिकटॉक का जब प्रयोग करता है, टिकटॉक में किसी ने अकाउंट बनाया तो लोग जब उसको लाइक करते हैं तो उसको झूठा डोपामीन उसका रिलीज होता है, उसको एहसास होता है कि जैसे मैं स्टार बन गया, जैसे मैंने कोई विशेष काम कर दिया। अपने भारतीय दर्शन में क्या कहा गया है कि जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हम मेहनत करते हैं और उसके बाद जब कोई सफलता मिलती है, उसका टेस्ट कुछ अलग होता है, उसका आनंद कुछ अलग होता है। और हमारे यहाँ ये कहा गया कि यदि बिना पुरुषार्थ के कुछ मिलता है तो उसकी कोई उपलब्धि, कोई सफलता नहीं होती। सफलता वही होती है जो संघर्ष के बाद मिले। लेकिन ये टिकटॉक के ऊपर जो अकाउंट बनाते हैं, अब अकाउंट बनाने के बाद क्या करेंगे? म्यूजिक चलेगा, केवल आंखें मटकानी है, केवल जीभ हिलानी है, केवल बुरे बुरे तरीके से कपड़े पहनकर भद्दा डांस करना है, इशारे करने हैं, किसी के ऊपर एसिड फेंकना है, किसी को रेप करने के लिए उकसाना है, कोई लिपस्टिक लगाकर, तरह तरह का चेहरा बनाकर, आदमी को औरत बनाकर, औरत को आदमी को बनाकर भोंडा, अश्लील, बुरा प्रदर्शन करना है। और ये प्रदर्शन करने के बाद जब लाइक करते हैं तो उस व्यक्ति को एहसास होता है कि जैसे मैं सेलिब्रिटी बन गया हूं, मैं स्टार बन गया हूं। और अपने वेद में कहा गया है कि जहां सज्जन व्यक्तियों का अपमान हो और दुर्जनों का सम्मान हो, वो समाज, वो सभ्यता, वो संस्कृति सर्वाइव नहीं कर पाती, जीवित नहीं रह पाती। तो टिकटॉक के कारण और गलत बात क्या हो रही है? एक युवा जिसने सीडीएस को क्रैक किया है, जिसने आईआईटी क्रैक की है, जिसने एमटेक की है, बीटेक की है, जो इंजीनियर बना है, जो डॉक्टर बना है, उसको जितनी पॉपुलैरिटी नहीं मिलती, उससे एक निकम्मा और निठल्ला व्यक्ति बैठकर घर पर टिकटॉक के वीडियो बनाकर जब वो स्टार बनता है तो दूसरे देखा देखी युवा भी संघर्ष के रास्ते पर नहीं चलते। वो ये सोचते हैं कि मैं भी टिकटॉक पर वीडियो बनाऊं, टिकटॉक पर इसने जितना भद्दा वीडियो बनाया है, जितना
अश्लील वीडियो बनाया है, उससे भी बुरा अश्लील वीडियो मैं बनाऊं ताकि मुझे भी लाइक्स मिले। चाइना में मैंने एक मित्र से बात की कि क्या चाइना में टिकटॉक है, तो उन्होंने कहा कि चाइना में ना फेसबुक है, ना ट्विटर है, ना गूगल है, ना कोरा है, ना विकिपीडिया है। चाइना का अपना पूरा इंटरनेट है, वो चाइना की गवर्नमेंट नियंत्रित करती है। फिर मैंने कहा कि टिकटॉक है, ये चाइनीज कंपनी टेंसेंट ने बनाया है, क्या आपके यहाँ टिकटॉक है? तो उसने बताया कि हमारे यहाँ टिकटॉक का अलग वर्जन है, उस टिकटॉक के ऊपर कोई देश विरोधी बात नहीं कर सकता, कोई अश्लीलता नहीं फैला सकता, कोई हिंसा नहीं फैला सकता, कोई निकम्मेपन की बात नहीं करता। यहाँ जो लोग टिकटॉक जैसी सोशल एप्लीकेशन का प्रयोग करते हैं तो वो प्रयोग भी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए करते हैं। मैंने पूछा कि क्या बिजनेस का प्रमोट करते हैं टिकटॉक से, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो उसने कहा कि टिकटॉक को यदि कोई किसान प्रयोग करेगा तो वो किसान, उसने जैसे स्ट्रॉबेरी अपने खेत में बोई तो वो स्ट्रॉबेरी बोई है तो बीज बोते हुए फोटो डालेगा कि ये मैंने स्ट्रॉबेरी का बीज बो दिया, 2 महीने बाद इसकी फसल आएगी। फिर वो पौधा बना, फिर उसका फूल आया, फिर उसका फल आया, फिर स्ट्रॉबेरी हरी आई, फिर जब वो लाल हुई तो वो उसके ऊपर डालता जाएगा कि आपको कितनी स्ट्रॉबेरी चाहिए, ये मेरी स्ट्रॉबेरी है, इसको आप खरीदेंगे तो इतने रुपए किलो है, आपको ऐसे ऐसे डिलीवरी दी जाएगी। तो वो किसान भी टिकटॉक का प्रयोग करता है, तो निकम्मेपन के लिए नहीं करना, उस टिकटॉक का प्रयोग करते हुए वो अपनी फसल को बेचने का काम करता है। फिर मैंने कहा कि अपने यहाँ तो टिकटॉक के लिए, पबजी के लिए लोग चोरी करते हैं, 50,000 रुपए का मोबाइल खरीदते हैं, फिर कपड़े खरीदते हैं, महंगे महंगी ज्वेलरी खरीदते हैं, उनको पहनकर हमारी माताएं बहनें टिकटॉक के वीडियो बनाती हैं ताकि उनको कुछ लाइक मिल जाए। चीन में भी ऐसा ही करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि चीन में ऐसा नहीं करते, चीन में ये कपड़े पहनकर टिकटॉक के लिए कपड़े नहीं खरीदते, चीन में उल्टा करते हैं, कपड़े खरीदते हैं तो एक जोड़ी अपने लिए खरीदा तो उसका टिकटॉक का वीडियो बनाकर जाएंगे तो उसके साथ ये डालेंगे कि यदि आपको भी ये कपड़ा खरीदना है तो मैं इसको सेल करूंगा, और उसकी दूसरी जोड़ी लेकर उसके अंदर अपना मार्जिन जोड़कर उसको सेल करने का काम करते हैं। टिकटॉक का प्रयोग करते हैं एजुकेशन के लिए, टिकटॉक का प्रयोग करते हैं स्वस्थ राष्ट्रवाद के लिए, चीन का प्रचार प्रसार करने के लिए करते हैं। तो अपने देश में टिकटॉक का प्रयोग किया जाता है, पबजी का प्रयोग किया जाता है केवल पैसे बर्बाद करने के लिए। और टिकटॉक, पबजी के माध्यम से, इन एप्लीकेशन के माध्यम से चीन हमारे देश का डाटा चोरी करता है, और चीन एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो कमाता है वो चीन के इंपोर्ट एक्सपोर्ट के डाटा में नहीं आता। समय की बर्बादी होती है, नींद नहीं आती, आंखें खराब होती हैं, डिप्रेशन होता है, तनाव होता है, हिंसक स्वभाव बनता है, डाइजेशन खराब हो जाता है, मोटापा आ जाता है, पैसे बर्बाद हो जाते हैं, सामाजिक रूप से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, मारधाड़ होने के बाद हिंसा और क्राइम बढ़ता है, रेप के केसेस बढ़ते हैं, अनिद्रा होने से, डिप्रेशन होने से माइंड की क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। ये सब पबजी से, टिकटॉक से, इन सब से होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि दिमाग के उस हिस्से में गड़बड़ हो जाती है जहां पर नशा करने वाले लोगों के हिस्से में होती है। और जब पबजी नाम का गेम कोई जीतता है ना, तो पबजी के लास्ट में आता है विनर विनर चिकन डिनर। अब ये विनर विनर चिकन डिनर क्या है? अपने देश में तो चिकन खाने की परंपरा नहीं हुई, तो इस विनर विनर चिकन डिनर का मतलब क्या है कि पबजी में जो जीतता है तो जीतने वाला लोग विनर विनर चिकन डिनर देता है। तो उसमें पबजी के गेम के ऊपर ही चिकन आता है, शराब आती है। मतलब अगर 10 साल का कोई बच्चा पबजी खेलता है और उसके सामने विनर विनर चिकन डिनर आता है, उसके ग्रुप के सारे लोग दारू की बोतल खेलते हैं और किसी मरे हुए मुर्गे को, सुअर को खाते हैं, तो 2 साल बाद, 4 साल बाद, चाहे उसके घर में कोई भी ना खाता हो, पहले वो शराब को और मीट को खराब समझता था, लेकिन ये बार बार जब वो देखता है तो उसको लगता है तो कॉमन है, ये तो सब खाते हैं, मैंने भी खा लिया तो क्या है। अब ये विनर विनर चिकन डिनर होता क्या था? 100, 125, 150 साल पहले यूरोप में और चाइना में जब कोई व्यक्ति कोई ताश का खेल खेलते थे तो ताश के खेल में जीत जाता था तो चाय पार्टी करता था, कुछ चाय पिलाता था, कुछ शराब पिला देता था, कुछ चिकन खिला देता था, तो उसकी देखा देखिए विनर विनर चिकन डिनर शब्द बना। ये हो रहा है। ये कितना लूटती हैं आप अंदाजा लगाइए। कैरम पूल नाम का एक गेम है जिसकी ओनर है टेंसेंट। ये जो टेंसेंट क्या है? ये टेंसेंट जैसे गूगल को आप देखते हैं ना, फेसबुक को देखते हैं, ऐसे ही चाइना की एक बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसने बहुत सारी एप्लीकेशन, बहुत सारे गेम बनाए हुए हैं और इसका जो टर्नओवर है बहुत अधिक है। अकेले कैरम पूल गेम से जो हमने भारत में इंस्टॉल किया हुआ है ये 2800 करोड़ रुपए कमाती है हर साल। पबजी गेम से जो पबजी ये रजिस्टर्ड कंपनी दिखाने के लिए साउथ कोरिया की हुई है, एक्चुअल में ये चाइना की टेंसेंट कंपनी इसको ऑपरेट करती है। ये 4400 करोड़ रुपए हर साल कमाती है। राइज ऑफ सिविलाइजेशन, आर्ट ऑफ कॉन्क्विस्ट, ये जो गेम है ये
चाइना की कंपनी है, 9,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर है। किंग ऑफ एवेलोन ये एक गेम है। गन्स ऑफ ग्लोरी ये एक गेम है जो सेंचुरी गेम्स नाम की चाइना की कंपनी है, ये 840 करोड़ रुपए कमाती है। क्लैश ऑफ किंग्स, कैसल क्लैश, ये ग्लोरी ऑफ सुल्तान, क्लैश ऑफ लॉर्ड, बैटल ऑफ मोबाइल, गेम ऑफ सुल्तान, ये IGG नाम की एक कंपनी है जो 3800 करोड़ रुपए गेम से कमाती है। इसी प्रकार से गेम ऑफ सुल्तान, माफिया सिटी, चीफ आलमाइटी, लास्ट एम्पायर, ये कंपनियां चाइना की गेम की कंपनी है जो 100 कोई 1000 करोड़, कोई 1500 करोड़ इस गेम से कमाती है। और कौन कौन सी एप्लीकेशन है आप भी देखेंगे तो भारत के अंदर अभी एक अभियान चलाया हुआ है, रिमूव चाइनीज एप्लीकेशन। आप भी इसको अपना समर्थन दीजिए, अपना सहयोग दीजिए। आपके मोबाइल में यदि हेलो है, यदि शेयर इट है, यदि टिकटॉक है, यदि KY है, यदि UC ब्राउजर है, UC ब्राउजर मिनी है, लाइव मी है, बीगो लाइव है, ब्यूटी प्लस है, एक्सजेंडर है, कैम स्कैनर है, PUBG है, क्लैश ऑफ किंग है, मोबाइल लीजेंड है, क्लब फैक्ट्री है, स्पिन है, टर्बो VPN है, वीचैट है, ऐप लॉक है, वीमेट है, गेम ऑफ सुल्तान है, माफिया सिटी है, बैटल ऑफ एम्पायर्स है, लाइव व्यू है, चीज है, न्यूज डॉग है, यू डिक्शनरी है, वीमेट स्टेटस है, वीगो लाइट है, राइज ऑफ सिविलाइजेशन है, नैनो लाइव है, पैरेलल स्पेस है, अलीपे है, वाइबो है, वीचैट है। तो आप समझ लीजिए कि ये सारी एप्लीकेशन चाइना की एप्लीकेशन है, ये आपको मानसिक रूप से गुलाम बनाना चाहती है। तो चाइना की इस नशे की आदत से हमें बचना है, अपनी युवा पीढ़ी को बचाना है, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार है जन जागरण का अभियान। हमारा भारत राष्ट्र गौरव तब बढ़ेगा, राष्ट्र का गौरव तब बचेगा जब हम अपने देश के युवाओं को मानसिक गुलामी से बचाएंगे। आज हमने बात की चीन की मानसिक गुलामी के बारे में, चीन के एप्लीकेशन के बारे में, चीन के सॉफ्टवेयर के बारे में, चीन के मोबाइल के बारे में, और ये केवल हमारे देश का। हर साल चीन ओप्पो, वीवो, शियोमी से जो मोबाइल फोन बेचता है, मैं 2 साल पहले का डाटा आपको बताता हूं, लगभग 1 लाख करोड़ रुपए के केवल मोबाइल फोन बेचता था। आज की मैं बात करूं तो वो आंकड़ा हो गया होगा लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए का। तो 2.25 लाख करोड़ रुपए, अपने भारत की सेना का बजट कितना है? लगभग भारत की सेना के बजट की बात करें तो 5 से 6 लाख करोड़ रुपए के आसपास बजट है। तो भारत की सेना के बजट के बराबर चीन ऐड करके, गेम खिलाकर, एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर, हमारे अंदर पोर्नोग्राफी और हिंसा बढ़ाकर हमें लूट रहा है। तो आइए संकल्प लीजिए कि अपने दैनिक जीवन से चाइनीज एप्लीकेशन का, चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। आप और हम दोबारा मिलते हैं कल शाम को फिर 7:30 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।